विच वर्ड वॉज यूज्ड बाय थर्स्टन फॉर इंटेलिजेंस। तो थर्स्टन की एक इंटेलिजेंस की थ्योरी थी, तो उसमें थर्स्टन ने पर्टिकुलरली कुछ वर्ड्स को यूज किया है। तो आपको ये बताना है कि वो कौन से ऐसे शब्द हैं जो उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी जो इंटेलिजेंस की, उसमें वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस से क्वेश्चन है ये। तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, यूनिवर्सल मेंटल एबिलिटीज, न्यूट्रल मेंटल एबिलिटीज या फिर हायर मेंटल एबिलिटीज, तो ये आपको बताना है। तो बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए जो थर्स्टन की थ्योरी थी वो बात करते थे प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। और जिनको नहीं पता है कि कितनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात करते हैं, तो वो देखिए यहाँ पर नंबर है 7। ठीक है, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं, जो फ्लुएंसी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, स्पेशल विजुअलाइजेशन, नंबर से रिलेटेड था, एक एसोसिएटिव मेमोरी से, एक रीजनिंग से, एक परसेप्चुअल स्पीड से रिलेटेड है। तो इस तरह से 7 तरह की जो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की उन्होंने बात की थी। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आपको आता होगा आई नो, क्योंकि मैंने देखा खुद स्लाइड जब मैंने देखी कि इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। हु प्रपोज सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो किसने सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्रपोज की है, ये आपको बताना है। तो बताइए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, आप बता ही सकते हैं। तो जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, जीएस ब्रूनर या फिर कोलबर्ग। तो इसका सीधे सीधे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की। ठीक है, उनकी थ्योरी भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थी, लेकिन वो सोसाइटी का रोल बहुत ज्यादा मानते थे। बेसिकली जो कल्चरल टूल्स की बात करते थे वो, जिसमें उसके साइकोलॉजिकल टूल्स, 2 तरह के टूल्स थे। एक तो लैंग्वेज टूल्स थे, सॉरी एक तो साइकोलॉजिकल टूल्स थे, ठीक है, और एक थे उनके टेक्निकल टूल्स। ठीक है, आप इस चीज को याद रखिए, कुछ नई चीज मैं आपको बता रही हूँ। तो मतलब इन 2 टूल्स में जो है, एक तो मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजिकल टूल्स थे और एक थे उनके टेक्निकल टूल्स। तो जो लैंग्वेज है वो इस साइकोलॉजिकल टूल्स का पार्ट है। ठीक है, जो लैंग्वेज आती है। टेक्निकल टूल्स में बेसिकली आपके कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स वगैरह, ये सब आपके टेक्निकल टूल्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म। फ्राइड के द्वारा दी गई थ्योरी में डिफेंस मैकेनिज्म्स की बात की गई है। जब हम स्ट्रेस को कैटर करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपनी तरफ से कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स बना लेते हैं। बेसिकली रक्षात्मक जो प्रणालियां होती है, ये हमें मदद करती है हमारा स्ट्रेस कम करने के लिए। ठीक है, तो हम कुछ तरीके अपनाते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। तो इनमें से कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है जो फ्राइड ने दिया था, वो बताना है आपको। तो देखिए, आइडेंटिफिकेशन, कंपेंसेशन, रैशनलाइजेशन या फिर एसोसिएशन। ठीक है, अगर आपने डिफेंस मैकेनिज्म सारे पढ़े हैं तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एसोसिएशन। एसोसिएशन नाम का कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता। आइडेंटिफिकेशन होता है, कंपेंसेशन होता है, रैशनलाइजेशन भी होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का, इसको हम EI से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। तो इसका कौन सा पार्ट नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला है एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस। ठीक है, ये थोड़ा वर्ड डिफिकल्ट है, प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ ढंग से। सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी या फिर हैंडलिंग रिलेशनशिप्स। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप होती है जब आप उद्यमिता का गुण आपके अंदर होता है। जब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करते हैं ना, MSME की बात करते हैं, बेसिकली बिजनेस टाइप्स चीजें हैं। ये हो गया सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी और हैंडलिंग रिलेशनशिप। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू आवर इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, बाकी सारी चीजें हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। आपका सेल्फ मोटिवेशन, आपकी एम्पैथेटिक जो फीलिंग होती है किसी के लिए, आप किस तरह से रिलेशनशिप्स को हैंडल करते हैं, तो ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट होती है। और कहते हैं जिन बंदों में हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होती है उनके रिश्ते ज्यादा अच्छे होते हैं, वो ज्यादा समायोजन कर पाते हैं दूसरों के साथ, दूसरों की बातों को समझ पाते हैं। और जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस में कम होते हैं, उन लोगों की एडजस्टमेंट जो है नहीं हो पाती है बेसिकली। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एडजस्टमेंट इज, तो अच्छे समायोजन की विशेषता इनमें से क्या है, ये आपको बताना है। टॉलरेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इमोशनल अनस्टेबिलिटी और इरेगुलर लाइफ हैबिट्स। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन है ना। मैं अगर टाइप करती है क्वेश्चंस तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पर ऑप्शंस चेंज कर देती थोड़े से, लेकिन एक एज इट इज क्वेश्चन पेपर से उठाकर बनवाई गई है। टाइप ऑब्वियसली मैं खुद नहीं कर रही हूँ, किसी और से करा रही हूँ। तो गाइस प्लीज थोड़ा सा देख लेना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, टॉलरेंस जो है आपकी गुड एडजस्टमेंट की एक वो है, जब आप कितना टॉलरेट कर पाते हैं ना। रिश्ते कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत हमें सहन करना पड़ता है हर रिश्ते में, या कोई भी चीज होगी, हमें नौकरी में भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। जब आप नौकरी लग जाएंगे तब देखना आप लोग खुद कहेंगे कि वाह यार, बिना जॉब के जब पहले स्टूडेंट लाइफ थी वो ज्यादा अच्छी थी। खैर, नौकरी के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय होम। तो जो पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी थी वो किसने स्थापित की थी? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो बताइए क्या होगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, बताइए। गाल्टन, कैटल, पैस्थोलॉजी या फिर वुंट, विलियम वुंट।
ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। विलियम वुंट जो थे वो पहले थे जिन्होंने साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की थी। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो भाई नई इन्फॉर्मेशन आपने देख ली और आपके पास जो था आपने उसी में उसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन। आत्मसातीकरण, समाविष्टीकरण, संतुलीकरण या फिर संगठन। आई थिंक एकोमोडेशन का कुछ एक और पर्टिकुलर वर्ड होता है, वो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, पर ठीक है देख लेना एक बार। समायोजन होता है कि क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक बार देख लेना। तो गाइज जब हम नई चीज को एडजस्ट कर लेते हैं अपने दिमाग में, ठीक है, अब ठीक है आपने कोई नई चीज देखी, जैसे वो नॉर्मली तो सब लोग वो 4 पैरों वाला एग्जांपल देते हैं ना, जो भी है ना, मतलब आपने सपोज आप कोई बच्चा हाथ से खा रहा था पहले, ठीक है, हाथ से रोटी खा रहा था, सॉरी हाथ से रोटी कह रही हूँ, हाथ से चावल खा रहा था। ठीक है, अब आपने क्या करा कि आपने चावल ना देकर उसको दलिया दे दिया। ठीक है, अब दलिया खाओ बेटा। तो बच्चे ने क्या किया कि अब उसको पता है कि दलिया है, उसने हाथ से चावल खाए हुए हैं, अब हाथ से उसको दलिया खाना है, तो वो उसी स्कीम को एडजस्ट करे, मतलब एग्जिस्टिंग स्कीम को ही अपने दिमाग में फिट कर लेगा। ठीक है, हाथ से मैंने चावल भी तो खाए हैं, मैं दलिया भी खा सकता हूँ, है ना। दलिया थोड़ा सा लिक्विड होता है उसमें, लेकिन स्टिल वो हाथ से आप थोड़ा थोड़ा उठा के खा ही सकते हो क्योंकि चम्मच तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेसिकली एसिमिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा मेरा अपना एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया है, तो ये एसिमिलेशन है। ओके, कि आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ा यहाँ पर। ऐसा तो नहीं है कि आप पैर से खाने लग जाएंगे, नहीं खाएंगे ना, पैर से खाएंगे तो फिर अकोमोडेशन हो जाएगा भाई। ठीक है, चेंज ही हो जाएगी स्कीम, लेकिन यहाँ पर आपको स्कीम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आपको एक्सपीरियंस था चावल खाने का हाथ से, इसलिए आपके सामने जब दलिया दिया गया तो आपके पास कोई और ऑप्शन था नहीं, आपने हाथ से उठा कर उसको खाना स्टार्ट कर दिया। आप कैसे भी खाइए, अब आपको पता है कि चावल थे, चाहे आप उंगलियों को चाट कर खाइए, चाहे कैसे भी खाइए, आप हाथ से खा रहे हैं, तो वो आपका एसिमिलेशन का एग्जांपल होगा। ठीक है, सपोज अगर यहाँ पे वो कुछ और नहीं होता, सपोज एक छोटी सी कटोरी रखी होती, अब आपको कह रहे हैं कि भाई अब आप क्या करोगे, तो हो सकता था कि आप प्लेट से जो है, प्लेट या कटोरे से उस पहले कटोरी में थोड़ा थोड़ा डालकर फिर पीते उसको, या जो भी है। अब दलिये की लिक्विडिटी पर भी डिपेंड करता है ना, वैसे थोड़ा थिक ही होता है, ज्यादा थिक नहीं होता बट थिक होता है। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिमिलेशन। जब आप पुरानी स्कीम को ही नई स्कीम में, मतलब नई मेंटल फ्रेमवर्क, जो पुराने जो स्कीम्स के अंदर जो है नए जो मेंटल फ्रेमवर्क्स आते हैं उनको आप एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो आपका हो जाता है एसिमिलेशन। अगेन ये पियाजे पर क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ हिज प्यूपल द टीचर शुड। भाई बच्चे की जो इमोशनल डेवलपमेंट है, जो भी उसका शिष्य है या जो भी है बच्चा है, उसके संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? वह शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करे, अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे, अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम का रवैया अपनाए, या फिर अपने कुछ चुनिंदा शिक्षकों के प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार करें। है ना, नेगेटिव है तो इसको तो पहले ही काट दो। अब बताओ 3 में से क्या आंसर होगा, सोचो भाई। तो गाइज इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। लव एंड अफेक्शन के साथ उसको अपने बच्चे से बात करनी चाहिए, जो भी शिष्य है ना। माता पिता की जगह लेने की कोशिश करे, ये तो एक सा हो गया ना कि आप जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये होगा नहीं। फिर लवेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स द मिस्चीफ ऑफ द पीपल, सिर्फ शरारतों के प्रति अगर आप प्रेम का रवैया अपनाए जाएंगे, देखो वैसे तो एनसीएफ कहता है कि नहीं आपको प्रेम से करना है, लेकिन हम प्रेम की जगह यहाँ पर समझाने की कोशिश कर सकते हैं, उनको खुद से कुछ ऐसे चीजें कराकर उनको ये दिखा सकते हैं कि ठीक है आपका जो एटीट्यूड था ये गलत है ना, आप उसकी तरफ हमेशा अफेक्शन शो नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इज नॉट द कॉज ऑफ डेलिंक्वेंसी। ठीक है, डेलिंक्वेंसी का कौन सा इनमें से कारण नहीं होता? बाल अपराध का। ठीक है, तो बाल अपराध आप किस तरीके से, आप किस किस चीजों की वजह से बाल अपराध में पड़ जाते हैं, बेसिकली वो 3 तो है इसमें, लेकिन एक जो ऐसा है जो उसका उचित कारण नहीं है, तो वो आपको बताना है। तो फिजिकल डिफेक्ट, शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, उचित घरेलू वातावरण। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर होम एनवायरनमेंट होगा तो बच्चा बाल अपराध में जाएगा ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अब देखो फिजिकल डिफेक्ट क्या होता है, अगर कोई शरीर में कोई दोष होता है, सपोज कुछ भी है, उसकी फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है कई बार, इसलिए भी बच्चा जो है बाल अपराध करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, पॉवर्टी, गरीबी और असफलता तो होती ही होती है, लेकिन अगर आप 3 ऑप्शन इनको देखेंगे ना, हालांकि ये शारीरिक दोष जो है यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है ऑप्शन में, लेकिन जो डी ऑप्शन है वो है कि आप प्रॉपर होम एनवायरनमेंट, यानी कि आप उचित घरेलू वातावरण देंगे तो उससे तो बाल अपराध नहीं बढ़ेगा ना। लेकिन हम यहाँ पर ए ऑप्शन को देखकर ये बोल सकते हैं कि ठीक है शारीरिक दोष है तो बच्चे को फ्रस्ट्रेशन है अपने उस शारीरिक दोष के ऊपर, इसलिए वो अपराध करने उसने स्टार्ट कर दिए। सपोज किसी बच्चे कोई व्हील चेयर पर बच्चा आपके स्कूल में आता है, बच्चे उसको डेली चढ़ाते हैं ना, उसको अपने ऊपर इतना वो होता है कि मेरे पैर नहीं है या जो भी मैं चल नहीं सकता है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद अगर बच्चे लगातार उसको चिढ़ाएंगे तो उस चीज की फ्रस्ट्रेशन जो है कभी ना कभी, सपोज उसने उठा के पत्थर मार दिया किसी को, उसके बाद
उसने कुछ ऐसी हरकतें छुप छुप के करनी शुरू कर दी जो दूसरे को नुकसान पहुंचाती हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच इज मोस्टली विजिबल इन डांसर्स, एथलीट्स, सर्जियंस एक्सेट्रा इज नोन एज व्हाट। ठीक है भाई, जो ये इंटेलिजेंस है डांसर्स में पाई जाती है, एथलीट्स में पाई जाती है, सर्जन्स में पाई जाती है, कौन सी होती है ये बतानी है। तो बॉडली काइनेस्थिक, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है ये। ठीक है, 9 टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने बात की है। बेसिकली 8 की थी, लेकिन 9th और उन्होंने ऐड कर दी थी बाद में। ठीक है, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। बॉडली काइनेस्थिक, स्पेशल, लॉजिको मैथमेटिक्स या म्यूजिकल। देखो लॉजिको मैथमेटिकल होगी नहीं, स्पेशल भी नहीं होगी यहाँ पर। अब बात आती है बॉडली काइनेस्थेटिक और म्यूजिकल। सिर्फ डांसर्स देख के म्यूजिकल मत लगा देना, ये नहीं है। काइनेस्थिक मतलब ये बॉडी मूवमेंट्स जो होता है इन लोगों का बहुत अच्छा होता है, इनको बहुत अच्छी पकड़ होती है बॉडी के मूवमेंट्स पर। बॉडी की जितने भी वो होती हैं, जैसे कहते हैं ना मूव्स हो गए या फिर जो हमारे शरीर के अंग हो गए, उन पर इनकी अच्छी पकड़ होती है एक तरह से। तो सर्जन्स भी जो होते हैं बहुत ही बारीकी से बॉडी को समझते हैं। एथलीट्स भी ऐसे होते हैं, अगर थोड़ा सा भी गल इधर उधर हो जाए गड़बड़ तो आपके शरीर को नुकसान भी बहुत हो सकता है। ऐसे डांसर्स होते हैं ना, आपने देखा होगा कि प्रैक्टिस के दौरान भी इनको चोटें लगती हैं या फिर डैमेज होता है कोई भी बॉडी पार्ट। तो ये इनको बहुत ही अच्छी समझ होती है बॉडी के बारे में कि कहां से आपको मूव करना है, किस तरह से किसी चीज को करना है। सर्जन्स को ये पता होना चाहिए कि कौन से बॉडी के हिस्से को आप मॉडिफाई कर सकते हो, किसको आप काट सकते हो, किसको आप जोड़ सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें बॉडी काइनेस्थेटिक्स से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइस दिस है फर्स्ट है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल स्टेज। ठीक है, मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया चीजों को। अब वैसे क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान ही है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर सोचेंगे तो, है ना। बताइए कौन सी स्टेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो चारों स्टेजेस हैं आपके सामने, ये पियाजे की स्टेजेस हैं, और आपको बस ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि दृष्टि के ओझल हो जाने पर मस्तिष्क से भी ओझल हो जाना। ठीक है, किसका पार्ट है ये। इसका एक पर्टिकुलर वर्ड होता है इस प्रॉपर एक फ्रेज के लिए, अगर हम बात करें तो, है ना। देखते हैं कौन क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। ये होती है स्टेज 1, ये होती है स्टेज 2, ये है स्टेज 3 और ये है स्टेज 4 अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो देखिए, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस इसका बेसिकली एक बढ़ा हुआ वर्जन कह सकते हैं। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है कि आपके सामने नहीं है तो मतलब गायब ही हो गई चीज। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में कब आता है, वो आता है ऑलमोस्ट 12 मंथ्स के बाद ही आता है। ठीक है, 12 मंथ्स का, आई थिंक 12 मंथ और 10 to 12 मंथ के पीछे बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, जब बच्चा जो है ये रियलाइज कर लेता है कि भाई ठीक है, अगर मम्मी ने खिलौना पीछे छुपा दिया है तो खिलौना अभी वहीं पर है। और अगर बच्चे को ये एहसास नहीं है तो बच्चा इसी लेवल पर होगा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। ओके, आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या कहना चाह रहा है। यही कहना चाह रहा है कि दृष्टि के ओझल हो जाने पर, मतलब ठीक है आपकी नजर हटी, दुर्घटना घटी वाला काम नहीं होता है कि भाई ठीक है बच्चे ने देखा, बच्चे ने इस साइड ध्यान, बच्चा देख रहा था खिलौने का, लेकिन अचानक से बच्चे का ध्यान इधर चला गया। ठीक है, या फिर मम्मी ने उसके सामने खिलौना दिखाया और खिलौना एकदम से उसके सामने से हटा दिया, दृष्टि से ओझल कर दिया, तो बच्चे को लगता है कि नहीं खिलौना अब भी नहीं है। तो 12 महीने से पहले का बच्चा जो होता है, जो 2 महीने का, 3 महीने का, 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीने का जो बच्चा होता है, उसके लिए अगर सामने से आपने कोई चीज हटा दी तो उसके लिए वो दिमाग से भी गायब हो जाती है। ठीक है, बेसिकली वही चीज है ये। ओके, तो ये होता है सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, वैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस से मैंने आपको कनेक्ट करके इसलिए बताया था कि आप थोड़ा सा इस पे सोच पाए एक बार। ठीक है, तो गाइस ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, कोई नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, अगेन वही नीड, ड्राइव और इंसेंटिव, है ना। अब याद रहेगा अच्छे से, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव वाला क्वेश्चन। तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, यानी कि रोट मेमोराइजेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कह रही क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द अदर नेम ऑफ अडोलोसेंस। ठीक है, अडोलोसेंस जो स्टेज होती है उसका कौन सा इनमें से नाम नहीं है, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए फटाफट क्या आंसर होगा इसका। ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। चाइल्डहुड से अडल्टहुड के जाने तक का जो बीच का ट्रांजिशन पीरियड होता है वो होता है अडोलोसेंस। तो भाई बिल्कुल होता है ना। ये तो सबको पता है कि चाइल्डहुड के बाद हमारी अडोलोसेंस की स्टेज आती है और उसके बाद ही हम अडल्टहुड में एंटर करते हैं। प्रॉब्लम एज
स्टेज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्टॉर्म, तो ये भी आप लोग कहेंगे बिल्कुल होता है। ए और सी में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन कराया था चाइल्डहुड के बारे में, तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो स्मार्ट एज होती है ये चाइल्डहुड की एज होती है, तो यानी कि ये भी हट जाएगा, यानी कि आपका इसमें मतलब यही आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें यही पूछा है कि अन्य नाम नहीं है। तो ये जो स्मार्ट एज होती है ये चाइल्डहुड से रिलेटेड है, ठीक है। स्फूर्ति की अवस्था, जब बच्चों में बहुत ज्यादा स्फूर्ति होती है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल गेम्स में करते हैं ना, खेलते ही रहते हैं, हमेशा खेलते कूदते रहते हैं, और हमेशा हम कहते हैं कि बच्चे थकते नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम एज इज द एज ऑफ एडोलेसेंस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बच्चे को सहन करनी पड़ती है। तो ये तीनों जो है एडोलेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट स्मार्ट एज इज द एज ऑफ चाइल्डहुड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट द टाइप ऑफ ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो हमें ये बताना है कि कौन सा टाइप नहीं है ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का। देखो इंटेलिजेंस टेस्ट तो आप सभी को पता है, ठीक है। एक तो ग्रुप होता है, एक इंडिविजुअल लेवल पर होता है, लेकिन इसमें भी दो होते हैं, एक तो होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल, ठीक है। अब देखो यानी कि मौखिक और मौखिक नहीं, मतलब शाब्दिक और अशाब्दिक बोल सकते हैं आप, ठीक है, अशाब्दिक बोल सकते हैं। तो ये जो नॉन वर्बल का एग्जाम्पल नहीं है वो बताना है। तो देखो रेवेंस का जो ये प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस था ये तो था ही, ठीक है, रेवेंस आएगा, रेवेंस, ठीक है। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस तो था ही, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट था। शिकागो टेस्ट भी जो है वो बेसिकली डेफ और डम बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया था, ये भी एक नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट था। अब बात आती है आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा टेस्ट की बात, ठीक है। तो इनमें से ही एक ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 आर्मी अल्फा टेस्ट, क्योंकि जो बीटा टेस्ट है वो आर्मी अल्फा का ही वर्जन है, लेकिन ये नॉन वर्बल था, और जबकि आर्मी अल्फा टेस्ट जो है वो वर्बल था, ग्रुप में ही था बट वर्बल था, जबकि बीटा टेस्ट है वो नॉन वर्बल था। तो यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इंटेलिजेंस टेस्ट में कई टाइप के होते हैं, नॉन वर्बल, वर्बल, फिर इंडिविजुअल और ग्रुप, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग ए स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच इंडिविजुअल्स जज मोरालिटी लार्जली इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स और रूल्स। मतलब यहाँ पर सोशल नॉर्म्स और रूल्स के बेस पर ही उनकी मोरालिटी निर्भर करती है, उनकी नैतिकता निर्भर करती है। तो कौन सी स्टेज पर होती है? आप सभी को पता है कि 3 बेसिक स्टेज थी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशन और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल में तो बच्चा बहुत छोटा होता है, उसकी मोरालिटी वही पनिशमेंट से लेकर अपना पर्सनल चीजों को देखकर ईगोसेंट्रिसिज्म होता है, तो वो इतना नहीं देख पाता है। जो कन्वेंशनल स्टेज आती है उसमें आपकी 2 बेसिकली सब स्टेजेस होती हैं, जिसमें एक होती है लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज और एक होती है गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो ये दोनों ही स्टेज जो है आपकी सोशल नॉर्म्स और रूल से बंधी हुई होती है, जहां पर आप सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करना प्रेफर करते हैं जब आप मोरल डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। और पोस्ट कन्वेंशनल में हम थोड़ा सा एक कदम आगे निकल जाते हैं, हम सोसाइटी को कहीं ना कहीं पीछे धकेल देते हैं और हम एक्चुअल में सही और गलत की पहचान करना यहाँ पर सीखते हैं, उसके प्रति मतलब एनालिसिस करते हैं, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ लर्निंग इन विच स्टूडेंट ट्राई टू इमर्जिंग न्यू रूल थ्रू गिवन लर्निंग मटेरियल। तो भाई एक ऐसी लर्निंग जिसमें बच्चा जो है, जो भी उसको लर्निंग मटेरियल दिया गया है, जो भी दिया गया है, तो उससे एक नया ही रूल निकालने की कोशिश करता है। तो इस तरह की लर्निंग को हम क्या कहते हैं? रोट लर्निंग कहते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग कहते हैं, रिसेप्शन लर्निंग कहते हैं, या डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो बताइए क्या इसका आंसर आएगा। देखिए रोट लर्निंग तो होगा नहीं, है ना, अपने आप ही काट दो। सिर्फ रिसेप्ट करना चीजों को, ये भी नहीं होगा, है ना, इसमें आप अभिग्रहण करते जा रहे हैं, ये भी नहीं होगा। तो बात आ गई मीनिंगफुल लर्निंग की और डिस्कवरी लर्निंग की। तो हम यहाँ पर मीनिंग मेकिंग नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली चीजों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि एक नया ही रूल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इस नया रूल निकालने में आपकी मीनिंग मेकिंग प्रोसेस तो चलेगा ही, लेकिन उससे एक कदम और आगे आप करेंगे डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है। आप अपने आप जो है अन्वेषण करके जो है डिस्कवरी करेंगे किसी नए फैक्ट की, किसी नए रूल की। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, गॉड, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ फॉलोइंग अल्टरनेटिव विच डज नॉट कम अंडर प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। मतलब कौन सा सोशलाइजेशन का एक प्रोसेस नहीं है, आपको बताना है। सोशलाइजेशन मीन सामाजिकरण की प्रक्रिया, जो चाइल्डहुड में बहुत पीक पर हो जाती है, क्योंकि बच्चा बेसिकली अपने जो बाहर के
पहले तो फैमिली से ही सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन। लेकिन जब वो बाहर निकलता है, स्कूल में जाने लगता है, अपने रिलेटिव से मिलता है, फ्रेंड्स पीयर ग्रुप्स बनाता है, गैंग बना लेता है, तब उसका सोशलाइजेशन और इफेक्ट होता है। फिर उसके बाद अडोलोसेंट्स में जो जाके है फ्रेंड्स का ज्यादा इफेक्ट आता है, वो एक्टिव मेंबर वहां पर बन जाता है, अपने फ्रेंड जोन का है जो भी है। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस भी एक तरह से हम कह सकते हैं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो हमें बताना है कि कौन सा इसके अंदर नहीं आता है। तो लर्निंग टू बिहेव इन सोशली अप्रूव्ड वेज बिल्कुल आता है, प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रोल्स बिल्कुल, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड जी बिल्कुल, अभिवृत्ति का विकास होता है उसके अंदर सामाजिक। अब है ईगोसेंट्रिक बिहेवियर, तो ईगोसेंट्रिक बिहेवियर इज नॉट अबाउट द सोशल रूल्स और सोशलाइजेशन, इट्स अबाउट द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। और ये हम कह सकते हैं कि ईगोसेंट्रिक बिहेवियर जो होता है ये चाइल्डहुड में काफी होता है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड में ज्यादा होता है, उसके बाद तो कम होता चला जाता है। तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट IQ रेंज ऑफ मंगोलिज्म मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ दिया हुआ है। मैं क्यों कहूंगी गड़बड़ दिया है, एक एग्जाम से लिया है इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। मंगोलिज्म बेसिकली जो डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है उससे ही रिलेटेड है ये, उसी की टर्म है ये। और उसमें ना रेंज होती है कुछ, जैसे डाउन सिंड्रोम में भी होती है माइल्ड, कितना ज्यादा है, थोड़ा कम है, मॉडरेट लेवल है, तो उस अकॉर्डिंग होता है। लेकिन इसका जो आंसर है, आंसर अकॉर्डिंग टू आंसर की था, जो वो आंसर आया था 20 से 25 के बीच में, बट मुझे करेक्ट नहीं लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा है। जो मंगोलिज्म वाले बच्चे होते हैं, डाउन सिंड्रोम वाले होते हैं, वो इतने भी ज्यादा उनका IQ कम नहीं होता है ना, वो भी काफी ठीक ठाक होता है, मतलब मोस्टली बच्चों का 50 से ऊपर ही होता है अगर हम मोस्टली बच्चों का देखें तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैंने आपको खैर बता दिया है जो भी होगा इसका आंसर, एक बार आप लोग भी देख लेना। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट। अब ये भी कुछ अजीब सा क्वेश्चन है इस पेपर में जो आया था, लेकिन स्टिल अजीब से क्वेश्चन कराना भी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो देखो पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट का डायरेक्ट मेथड कौन सा होता है, ये पूछ रहा है डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि जो कहते हैं। अब सब्लिमेशन, प्रोजेक्शन और रिग्रेशन और रिमूविंग ऑफ हर्डल्स, यानी कि बाधाओं का निराकरण करना। अब आप अगर इन ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको डी ऑप्शन बिल्कुल अलग नजर आ रहा होगा और ये तीनों आपको सेम नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये हैं आपके डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, क्योंकि फ्राइड के जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये उनका ही पार्ट है एक तरह से अगर हम देखें तो, ठीक है। लेकिन ये रिमूविंग ऑफ हर्डल्स यानी कि आपने बाधा निराकरण कर दी और फिर आपका एडजस्टमेंट हो गया, तो बेसिकली इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी ही होगा अगर हम सभी चीजों को देखें तो। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड पूछा है, इसमें तो आपको जो है कुछ ट्रिक्स अपनानी पड़ेंगी, कोई एक स्ट्रैटेजी पर्टिकुलर लेनी पड़ेगी, तब आप करेंगे। लेकिन अगर पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट का डायरेक्ट मेथड अगर हम कहें तो ठीक है, अगर आपका रिमूवल ही हो गया आपकी हर्डल्स का तो ऑब्वियसली आपको एडजस्टमेंट आराम से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर अगर हम देखें तो। लास्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फोर्थ लेवल ऑफ टेलर्स लेवल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वैसे तो देखो मैं अभी जो क्वेश्चन ले रही हूं आपके किसी ना किसी एग्जाम से इसीलिए ही ले रही हूं ताकि आपको डिफरेंट क्वेश्चंस का थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है, किस किस तरह के। अब ये क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों के लिए, काफी लोगों के लिए थोड़ा नया होगा, क्योंकि टेलर ने क्रिएटिविटी के जो कुछ लेवल्स दिए हैं वो आपको जानना जरूरी है। बेसिकली 5 लेवल्स उन्होंने दिए थे और यहां पर पूछा गया है चौथा लेवल कौन सा है, ठीक है, तो आपको चौथा लेवल बताना है। तो देखिए 5 कौन कौन से थे, एक्सप्रेसिव भी था, प्रोडक्टिव भी था, इन्वेंटिव भी था, ठीक है, इनोवेटिव भी था, और एक था इमरजेंटिव क्रिएटिविटी, ठीक है। तो इस तरह से 5 है। और अगर हम थर्ड लेवल की बात करें तो थर्ड लेवल था इनोवेटिव लेवल, इट्स इनोवेटिव, ओके, नहीं सॉरी फोर्थ लेवल है ना, आंसर तो इनोवेटिव ही आएगा, ठीक है, लेकिन फोर्थ लेवल की मैं थर्ड बोल गई गलती से। ओके, तो इस तरह से ये कुछ लेवल्स थे जो टेलर ने दिए थे अपनी क्रिएटिविटी की थ्योरी के। मतलब आपके लिए जानना ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि आपसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी पूछा जा सकता है। चलो मैं सीक्वेंस वैसे बता देती हूँ आपको क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले वो एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी की बात करते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्टिव की बात करते हैं, थर्ड नंबर पे वो इन्वेंटिव की बात करते हैं और फोर्थ नंबर पे बात करते हैं इनोवेटिव की, ठीक है। और अगर उनका जो फिफ्थ पूछा जाए तो वो है आपका इमरजेंटिव क्रिएटिविटी, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिजल्ट्स फ्रॉम द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मस्तिष्क की संरचना और कृतियों में विभेद के कारण जो है होता है या उसका रिजल्ट है, तो ये आपको मुझे बताना है। ऑप्शन हमारे पास है कि टेंशन, बैकवर्डनेस, डिसलेक्सिया, नन ऑफ दीज, यानी कि तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया या फिर इनमें से कोई नहीं।
अगर आपको आंसर आता है तो आंसर कीजिए लाइव चैट में या फिर कमेंट सेक्शन में, जैसे भी आप चाहते हैं। और अगर आपको आंसर नहीं आता है तो खैर वो पता चल ही जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिसलेक्सिया, जो कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। रीडिंग में प्रॉब्लम होती है बच्चे को, और बेसिकली ये मतलब माना जाता है कि डिसलेक्सिया का एक कारण हेरिडिटी फैक्टर भी हो सकता है, कि हो सकता है पहले किसी पूर्वज को रहा हो, या फिर ब्रेन में कुछ लेफ्ट ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होने के कारण जो है डिसलेक्सिया हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता, ये ठीक हो सकता है, लेकिन ये ब्रेन की फंक्शनिंग में कुछ गड़बड़ होने के कारण ही डिसलेक्सिया होता है। इसका मेन कारण यही होता है। बात करें टेंशन की, तो तनाव तो सिचुएशनल है, कभी भी हो सकता है। ये कोई ब्रेन में किसी प्रॉब्लम से नहीं होता है। तनाव तो आपको किसी भी चीज से हो सकता है। सपोज अब केवीएस की वैकेंसीज एडवर्टाइज नहीं हुई है तो इसलिए भी आपको टेंशन में आ सकते हैं, या कोई भी और लाइफ की प्रॉब्लम हो सकती है। बैकवर्डनेस इज नॉट रिलेटेड टू ब्रेन और एनीथिंग एल्स। एक्चुअली बैकवर्डनेस हो सकता है कि जब सोशली आप बैकवर्डनेस हो सकते हैं, मतलब समाज में आपको वो जगह नहीं मिलती जो आपको मिलनी चाहिए, तो भी आपको बैकवर्डनेस से शिकार आपको माना जा सकता है। ठीक है, और नन ऑफ दीज भी इसमें तो कोई आंसर होगा नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज का मतलब है ही नहीं यहाँ पे कुछ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, एन इंडिविजुअल हुज मेंटल क्वेश्चन इज डैश नॉर्मली स्पोकन ऑफ एज मेंटली रिटार्डेड। तो देखिए यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो भी मेंटली रिटार्डेड बच्चा होता है या फिर इंडिविजुअल होता है, तो उसका मेंटल क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात हो रही है। ठीक है, डोंट कंफ्यूज अबाउट मेंटल, क्योंकि ये मेंटल वर्ड इज रिलेटेड टू समवेयर इंटेलिजेंस यहाँ पे। ठीक है, इट्स नॉट मीन्स पागल, है ना, इसका मतलब ये नहीं है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पर। तो मेंटली रिटार्डेड बच्चों का क्या होता है, मतलब बिलो 70 होता है, अबव 70 होता है, या फिर 80 और 100 के बीच में होता है, या नन ऑफ दीज होता है। तो ये आपको बताना है। तो चलिए आंसर कीजिए। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिलो 70। जो 70 से 79 जिनका आईक्यू होता है वो एक तरह से बॉर्डर लाइन पर होते हैं। ठीक है, अब बॉर्डर लाइन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि भाई ठीक है वो होते हैं मेंटली रिटार्ड, लेकिन बहुत ही लो लेवल, उनको सुधारा जा सकता है, इस टाइप से कुछ होता है। लेकिन अगर 70 से नीचे चला जाए, सपोज 69 है, 67 है, या इससे नीचे कोई भी रेंज आती है, तो हम मानकर चलते हैं कि वो चाइल्ड या वो बच्चा या फिर वो इंडिविजुअल मेंटली रिटार्डेड है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन आपको डिफरेंट बुक्स में मिल सकता है। किसी में हो सकता है 68 देंगे, किसी में हो सकता है 69 देंगे, बट बेसिकली बिलो 70 ही रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश चिल्ड्रन हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। ठीक है, तो कौन से बच्चों में जो है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को जो है ग्रहण करने की योग्यता होती है, मतलब अमूर्त प्रत्ययों को। ठीक है, अब पियाजे की जो फॉर्मल ऑपरेशनल है, जहां पे +11 वाले बच्चे आते हैं, वो सभी फॉर्मल ऑपरेशन में चले जाते हैं, और पियाजे मानते थे कि उनमें एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशन में चला जाता है ना। अमूर्त सिद्धांत, जब बच्चे कंसेप्ट्स को जो है आप बिना किसी चीज के, मतलब कंसेप्ट का मतलब क्या है कि आपके दिमाग में फिट हो गई है वो चीजें, अगर वो चीज प्रेजेंट भी नहीं है तब भी आप उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में थिंकिंग और रीजनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्शन क्या होगा ये बताना आपको। तो ये किन बच्चों में होता है, बैकवर्ड चिल्ड्रन, पिछड़े हुए बच्चों में, गिफ्टेड चिल्ड्रन में, मेंटल रिटार्डेड में, या फिर नन ऑफ दीज, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हालांकि ये बैकवर्ड जो वर्ड दिया हुआ है ना, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, है ना। ये कौन से बैकवर्ड बच्चे हैं, सोशली बैकवर्ड भी हो सकते हैं, डिसएडवांटेज बच्चे जो होते हैं वो भी बच्चे हो सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, गिफ्टेड चिल्ड्रन, क्योंकि गिफ्टेड चिल्ड्रन जो है इनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, मतलब हाईली गिफ्टेड, मॉडरेटली गिफ्टेड वैसे भी होता है। लेकिन हम मानकर चलते हैं कि 130 प्लस जब आईक्यू चला जाता है, जैसे 130 से ज्यादा चला जाता है तो गिफ्टेड ही माना जाता है। हाईली गिफ्टेड फिर आपके 170 प्लस आईक्यू वाले होते हैं। ठीक है, इस बीच में आपके लोअर मॉडरेट लेवल के गिफ्टेडनेस होती है। अब मेंटली रिटार्डेड तो होगा नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। अब बात आती है बैकवर्ड की, तो मुझे लगा ये ऑप्शन जो है थोड़ा सा अधूरा है इसमें। इनको अगर सोशली बैकवर्ड कोई बच्चा है तो हो सकता है भाई उसमें एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट की एबिलिटी हो, है ना। मतलब हम ये नहीं कह सकते ना कि सामाजिक रूप से अगर पिछड़ा हुआ बच्चा है तो मतलब एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसा तो हम नहीं कह सकते ना। तो ये जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ था वहां पर मुझे इस बैकवर्ड से थोड़ी सी प्रॉब्लम इसी वजह से है कि यहाँ पर क्लियरली नहीं दिया हुआ है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर वैसे ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ टेंशन रिडक्शन आर ऑफन नोन एज। तो जो आपके अप्रत्यक्ष ढंग से आप जब तनाव को कम करने की कोशिश करते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, कौन सी टेक्निक या मेथड होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है, डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, सब्जेक्टिव टेक्निक होती है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ध्यान से पढ़ के आंसर कीजिए।
तो देखिए प्रोजेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू टेंशन। तो यहाँ पर हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हम बेसिकली हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब उसको सॉल्व करने की एक टेक्निक होती है कि ठीक है हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं, पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, वो सब चीजें। तो वो यहाँ पर वो वाली टेंशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक मेंटल टेंशन की बात हो रही है। तो उसको कम करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डिफेंस मैकेनिज्म। फ्राइड के जो दिए थे कि जब हम स्ट्रेस को कम करने के लिए, स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, इन चीजों को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से कुछ तरीके अपना लेते हैं, उनको हम कहते हैं रक्षात्मक यांत्रिकता या फिर मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म्स वी कैन कॉल देम। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे हैं, सब्लिमेशन, रिग्रेशन, बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म उन्होंने दिए थे, तो वो सारे भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द सोशली डिप्राइव्ड, यानी कि इनमें से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित बच्चे की समस्या नहीं है। ठीक है, फोकस ऑन द दिस वर्ड, ऑन दिस वर्ड, नहीं। ठीक है, नहीं पूछा है, कौन सी है उससे मतलब नहीं है, जो नहीं है वो आपको बतानी है। देखो, लैक ऑफ मोटिवेशन फॉर लर्निंग, नो अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप क्रिएटिविटी, हेल्दी कंडीशंस ऑफ देयर लिविंग, या फिर फेसिंग डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर इन द स्कूल। तो ये आपको बताना है। सोशली डिप्राइव्ड बच्चा, जो सामाजिक रूप से वंचित बच्चे हैं, जिनको सोसाइटी ने नकार दिया है या फिर कह सकते हैं स्कूल के माहौल ने भी नकार दिया है, टीचर्स ने नकार दिया है, बच्चों ने नकार दिया है, तो दीज चिल्ड्रन आर कॉल्ड सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। वैसे तो हम नहीं कर सकते ऑफिशियली, है ना, नॉट अलाउड कि आप बच्चों में भेदभाव करें, लेकिन स्टिल कुछ चीजें ग्राउंड रियलिटीज होती हैं जो हर जगह पर चलती हैं, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई वर्क प्लेस हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो बताइए। तो देखिए, लैक ऑफ मोटिवेशन फॉर लर्निंग तो होता ही है, जब आपने उसको नकार ही दिया है, बच्चे को सामाजिक रूप से उसको पिछड़ा बना ही दिया है, तो मोटिवेशन की तो कमी होगी ही होगी। उसके बाद उसको क्रिएटिविटी डेवलप करने की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। ऑब्वियसली जब बच्चा सामाजिक रूप से पिछड़ गया है तो उसको अपनी क्रिएटिविटी को निखारने के अवसर जो है उन बच्चों से कम मिलते हैं जो मतलब बिल्कुल नॉर्मल कह सकते हो, जिनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, या जो बिल्कुल उसमें आते हैं कि भाई ठीक है ये बच्चे बहुत समाज में जिनको वैल्यू किया जाता है, तो उनसे तो कम ही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, है ना। तो ये भी एक बैरियर तो है ही। अब हेल्दी कंडीशन ऑफ देयर लिविंग, अगर आप हेल्दी कंडीशन देंगे तो ऑब्वियसली ये एक प्रॉब्लम नहीं होगी, ये एक अच्छी चीज है कि आप अगर हेल्दी कंडीशन दे पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब लास्ट ऑप्शन है फेसिंग डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर इन द स्कूल, तो ये भी फेस करते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो डी भी प्रॉब्लम है, बी भी प्रॉब्लम है और ए भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये सी जो है ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर है कि हेल्दी कंडीशन आप देंगे तो बच्चा शायद अपने आप में थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए। नेक्स्ट है इन टीचिंग प्रोसेस स्टूडेंट इज, तो अगर हम टीचिंग प्रोसेस की बात करें तो बच्चा क्या है ये आपको बताना है। वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंटरवेनिंग वेरिएबल है, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, ये बताना है। तो देखो ज्यादा वेरिएबल से ज्यादा कंफ्यूज मत होना। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये दोनों ही का मतलब आपको पता है। आश्रित और स्वतंत्र क्या होता है, मध्यस्थ क्या होता है, बेसिकली यही बात है। इन आगे वाले से देख के समझ जाओ। वेरिएबल पे ज्यादा ये मत सोचना कि ये क्या साइंटिफिक टर्म आ गई, हमें तो आती नहीं है, ऐसे मत सोचना। ठीक है, देखो अब टीचिंग प्रोसेस की बात हो रही है। जब आप टीच कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब ये टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस कह लीजिए आप लोग, ठीक है, तो बच्चा क्या होता है, बच्चा एक तरह से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना। वो डिपेंड करेगा, बच्चे की डिपेंडेंसी कहाँ पर है। बच्चे की डिपेंडेंसी जो है टीचर पर है, स्कूल पर है, ठीक है, टेक्स्ट बुक पर है, करिकुलम पर है, फिर आपका सिलेबस पर है। तो बहुत सारी चीजों में बच्चा जो है डिपेंडेंट होता है इन सब चीजों के ऊपर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। भाई बच्चे को टीचर पर तो डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, है ना, पढ़ने के लिए। फिर स्कूल पर भी डिपेंडेंट होना होगा, उनके मैनेजमेंट पर। टेक्स्ट बुक सेंटर तो आपको पता, मतलब टेक्स्ट बुक का भी एक रोल होता ही है, तो डिपेंडेंट उन पर भी होना पड़ता है। मतलब बच्चा जो है स्वतंत्र रूप से कोई भी चीज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको बाउंड करना होता है। ठीक है, देखो अब हम ये नहीं कहेंगे कि उसको एक्टिविटी मेथड से नहीं पढ़ाना है, उसको मतलब प्ले वे मेथड से नहीं पढ़ाना है, उसको ऑटोनॉमी नहीं देनी है। यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पूरे प्रोसेस की बात हो रही है। और उसके बाद आपको वेरिएबल बताना है कि भाई ये किस तरह के वेरिएबल में आता है। अगर इनको हम साइंटिफिक टर्म्स में देखें तो द स्टूडेंट इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। वो डिपेंडेंट है कई फैक्टर्स पर। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट नहीं आएगा और इंटरवेनिंग तो होगा ही यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इवेल्युएशन, इनमें से कौन सा इवेल्युएशन का टाइप नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब फॉर्मेटिव नॉर्म्स, फॉर्मेटिव, समेटिव या फिर सीसीई। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो दिस इज द पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन, बट नॉर्म्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ
इवेल्युएशन। नॉर्म्स आर नॉट पार्ट ऑफ इवेल्युएशन। क्यों? क्योंकि ये तो नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड्स, कुछ मानक आपने लगा दिए हैं। कोई मानक किसी भी चीज के हो सकते हैं ना, क्लासरूम बिहेवियर के भी हो सकते हैं मानक, के किसी भी चीज के हो सकते हैं। आप हमेशा उनको इवेल्युएट करने के लिए नहीं स्थापित करते हैं, बट ये प्रॉपर इवेल्युएशन के तरीके हैं, टाइप कह सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, बट ये इवेल्युएशन के अंदर ही आते हैं। ओके, इवेल्युएशन इज अ ब्रॉडर टर्म, लेकिन ये उसका पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, एनसीएफ 2005 लेज एम्फेसिस ऑन। भाई एनसीएफ का जो है पूरा बल किस पर देता है एनसीएफ? लर्निंग बाय डू पर, रोट मेथड पर, सॉल्विंग द प्रॉब्लम, या फिर ऑल ऑफ द अबव? ये आपको बताना है। तो बताइए क्या आंसर होगा। देखो रोट मेथड तो होगा ही नहीं, ये काट दो। अगर ये कट जाएगा तो आपका डी ऑप्शन भी कट जाएगा कि उपरोक्त तो सभी भी नहीं आएंगे। अब ऑप्शन आपके सामने बचता है लर्निंग बाय डूइंग और सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, अब इस पर समस्या को हल करने पर, इससे कंफ्यूज मत होना, आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। जो लर्निंग बाय डूइंग है, इसको आप फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ेंगे एनसीएफ का, तो उसमें भी कई बार इस चीज को लिखा हुआ है कि लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चा जो है करके सीखे, ना कि उस पर चीजें थोपी जाए, बच्चा खुद करे उस चीज को और तब सीखे। ठीक है, जो यशपाल कमेटी की रिपोर्ट थी जिसमें हम कहते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन वाली रिपोर्ट थी, उसके बारे में भी काफी जिक्र किया गया है। साथ ही साथ लर्निंग बाय डूइंग का भी बहुत बार जिक्र किया गया है। ठीक है, लेकिन सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज पार्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ओके, तो ये अलग से इसको करने की, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि दो ऑप्शन ऐसे आ गए, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रोट मेथड आता है, और रोट मेमोराइजेशन पर तो एनसीएफ का फोकस बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ ट्राइंगल ऑफ इवेल्युएशन। ठीक है, ये बताना, सॉरी इज नॉट द पार्ट ऑफ। देखा, मुझसे भी गलती हो गई। एग्जाम में यही गलती हमसे बहुत बार होती है कि हम नोट नहीं पढ़ते हैं। मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि इतने, मतलब डीएसएसबी का जब मैं एग्जाम देकर आई थी तो मतलब और 3-4 नंबर ज्यादा आ सकते थे, है ना। उसमें नोट जो है वो, मैं कई क्वेश्चन ऐसे हुए जिसमें मैं नोट ना पढ़ के और बस फटाफट से आंसर करके आ गई। मतलब वो हो जाता है क्योंकि जब एग्जाम पर बैठते हैं आप, तो एग्जाम में बहुत सारे प्रेशर होते हैं और हम कई बार ना हेलुसिनेशन से हो जाते हैं, हमें कि यहाँ पे ये दिखाई नहीं देता कुछ भी। तो वाली बात है। तो चलिए देखते हैं। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इवैल्यूएशन है, टीचिंग एक्सपीरियंसेस हैं और लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं। तो आपको ये बताना है कि इवैल्यूएशन का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, वैसे तो आपको लग रहा होगा सारे अजीब जी से है, तो वो ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो होते ही हैं, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उनको हमें इवेलुएट भी करना होता है। फिर इवेल्युएशन तो होगा ही होगा क्योंकि इवेल्युएशन लिखा है। फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है हमारे, कैसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंस का हमारा असेसमेंट होता है। अब बात आती है टीचिंग एक्सपीरियंस का असेसमेंट नहीं होता है जब आप इवेल्युएट कर रहे होते हैं बच्चों को। ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंसेस तो अपने टीचर्स के होते हैं ना, उसमें स्टूडेंट का इवेल्युएशन कहाँ से आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान था वैसे, ज्यादा मुश्किल नहीं था क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च। तो वही नॉट ट्रू बताना है। एक्शन रिसर्च के बारे में कौन सी कथन जो है वो सही नहीं है। एक्शन रिसर्च के बारे में आपको काफी वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आई होप कि आप इसका आंसर कर पाएंगे। द कंज्यूमर इज अ रिसर्चर। उपभोक्ता ही, सॉरी इट्स की नहीं, उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है। द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी अचीव्ड क्विकली। जो समस्या है उनका हल जो है शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। या फिर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स आर पुट इन प्रैक्टिस एंड नॉट इवेल्युएटेड। उनको प्रैक्टिस में लेकर आया जाता है, जितनी भी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन हम उनको इवेल्युएट नहीं करते, उनका मूल्यांकन हम नहीं करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब नॉट ट्रू बताना है। देखो अब द कंज्यूमर इज द रिसर्चर, यहाँ पर उपभोक्ता जो है वही रिसर्चर है। ये बात सच है। सच कैसे है? सपोज आप टीचर हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर कि आपको एक्शन रिसर्च करनी है कि कोई समस्या आ रही है। ठीक है, आप ही उस, सपोज आपने एक टेस्ट लिया, वो एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको स्कूल से हिसाब से समझाऊंगी कि आपने एक टेस्ट लिया, टेस्ट में बहुत सारे बच्चे फेल हो गया, फिर आप मैप रीडिंग स्किल्स सिखा रहे हैं बच्चों को। ठीक है, अब मैप रीडिंग स्किल्स में क्या हो रहा है कि आपने देखा कि कम से कम 40 बच्चों की क्लास है, लेकिन 5 बच्चे ही मैप के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि कमी कहाँ पर है। तो आप क्या करेंगे, अपने जो स्किल्स है आपको सुधारने की जरूरत है। तो आप यहाँ पर एक्शन रिसर्च करेंगे कि मेरी प्रॉब्लम हो क्या रही है, बच्चों का रिस्पॉन्स लेंगे, उनका फीडबैक लेंगे कि उनको क्या समस्याएं आ रही हैं। अपने पढ़ाए हुए तरीके पर आप एकदम अप्लाई करेंगे कि हाँ भाई मैंने इस तरीके से पढ़ाया तो ये कितने बच्चों को समझ में आया, कितनों को नहीं आया। ठीक है, तो आप यहाँ पर एज ए कंज्यूमर भी हैं और आप ही यहाँ पर रिसर्चर भी है। तो आप खुद एक्शन रिसर्च करेंगे और खुद उसको अप्लाई करेंगे, तो यू आर ऑल्सो द कंज्यूमर एज वेल एज द
रिसर्चर, ठीक है। तो ये भी बात ठीक है कि भाई उपभोक्ता ही रिसर्चर है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आप अपनी समस्याओं का एज ए टीचर आप करते हैं, आप एज ए पेरेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप एज ए ट्यूशन टीचर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्शन रिसर्च आपको खुद ही करनी पड़ती है ताकि आपको जल्दी से सोल्यूशन मिल जाए। द सोल्यूशन द प्रॉब्लम्स कैन बी अचीव्ड क्विकली, बिल्कुल क्विकली अचीव किया जा सकता है। 1 वीक इज नॉट अ लॉन्ग पीरियड यहाँ पर क्विकली, क्योंकि रिसर्च जो है ना वो सालों चलती रहती है, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी रिसर्चेस नहीं होती है, बहुत छोटे लेवल की रिसर्च होती है, तो क्विकली सोल्यूशंस के लिए की जाती है। क्योंकि आप 1 साल का वेट तो करेंगे नहीं भाई, आपको आपने मैप रीडिंग स्किल जो है सिखानी है बच्चों को, और आप 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम थोड़ी देंगे उसके लिए। हो सकता है कि आपको 3 दिन में प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। अब द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स आर पुट इन प्रैक्टिस एंड नॉट इवेलुएटेड, कि भाई सीधे हम इन सॉल्यूशंस को अप्लाई कर देते हैं, उनको इवेलुएट नहीं करते, तो ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये नोट करेंगे। अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग जो वर्किंग आवर्स हैं पर वीक, यानी कि 1 हफ्ते में वर्किंग आवर्स टीचर्स के लिए कितने हैं वो आपको बताना है, ठीक है। 40 घंटे हैं, 42 हैं, 45 हैं या 48 हैं, ये आपको बताना है। आई थिंक बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन अब रट गया होगा, क्योंकि शायद आई थिंक रिवीजन में मैंने लिया था और पहले भी लिया हुआ है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 45 आवर्स जो है उनको देने ही पड़ेंगे 1 वीक में टीचर्स को, जो वर्किंग आवर्स जो है फिक्स्ड है अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग, क्यूरोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन आर डेवलप्ड एट द एज ऑफ, यानी कि तर्क वितर्क करने की क्षमता, जिज्ञासा हो गई, या फिर ऑब्जर्वेशन करने की जो क्षमताएं होती हैं बच्चों में डेवलप हो जाती हैं, वो किस एज पे डेवलप होती है ये आपको बताना है। 7 ईयर्स, 11 ईयर्स, 9 ईयर्स और 6 ईयर्स। वैसे तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये, इसलिए क्योंकि मतलब कई बुक्स में आंसर अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि थोड़ा सा पियाजे पर फोकस करना और फिर आंसर करना। ओके, आई होप कि अब आप लोग कर पाएंगे। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 ईयर्स इज द टाइम। ये क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि जो रीजनिंग होती है, बेसिकली क्यूरियोसिटी तो बहुत पहले से भी बच्चों के अंदर होती है, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ जरूर है। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो फिर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। अभी आप रीजनिंग को देखो, रीजनिंग मीन्स इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, करनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की जरूरत है रीजनिंग के अंदर, और कब डेवलप करती है 11+ बच्चों में, ठीक है। यानी कि जब 11 साल का बच्चा हो जाता है उससे ज्यादा, तब उसके अंदर ये डेवलप करती है अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 11 साल इसका सही आंसर होगा। वैसे जिज्ञासा जो है ये एक तरह से ये तो बहुत पहले भी डेवलप हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत सारे सवाल करने शुरू कर देते हैं। ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी आपकी आ सकती है कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में, क्योंकि जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको उस चीज को ध्यान में भी रखना होता है कि क्या आपने ऑब्जर्व किया है, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो हम इन दोनों के हिसाब से बोल सकते हैं 11 ईयर्स द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज, तो जो शारीरिक विकास का क्षेत्र है वो कौन सा है इनमें से, ये आपको बताना है, या फिर सारे हैं जो भी आप सोचते हैं। पहला है नर्वस सिस्टम, ग्रोथ ऑफ मसल्स, एंडोक्रीन ग्लैंड्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है ये आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है आई थिंक। तो देखिए नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई देख लेना, ये गूगल ने ट्रांसलेट किया आई थिंक। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, सारे होंगे, क्योंकि नर्वस सिस्टम भी जो है आपका धीरे 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 डेवलप होता है, वो फिजिकल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। मसल्स की ग्रोथ जो है वो भी आपकी फिजिकल डेवलपमेंट की पार्ट है, और आपके ग्लैंड्स की ग्रोथ भी जो है वो कहीं ना कहीं फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। एनवायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस। तो जो पर्यावरण होता है वो बाह्य फोर्स है, एक तरह से बाहरी होता है जो हमें प्रभावित करता है। तो ये किसने कहा था, यहाँ पर कुछ लोगों के नाम आपके सामने हैं। ओके, तो आपको बताना है कि ये किसने कहा था। वुडवर्थ ने कहा था, रॉस ने कहा था, एनास्टेसी ने कहा था, या फिर इनमें से किसी ने भी नहीं कहा है। तो देखिए वैसे ये क्वेश्चन आप में से काफी लोगों को होपफुली आता भी हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है ना ये आपको तब आते हैं जब आप डीपली कुछ बुक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि जो जितने भी थॉट्स होते हैं लोगों के, जितने भी कोटेशंस होती हैं ये ऐसे रटती नहीं जाती हैं। मतलब आप अगर लगातार कोई बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, उन बुक्स में लगातार कोटेशन आ रही है, रिविजन लेते हैं, तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो रॉस ने कहा था, EJ रॉस बोलते हैं इनको बेसिकली। EJ रॉस जो थे इन्होंने ये बोला था कि एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो बाहरी होता है जो हमें प्रभावित करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई नहीं, रट लो इस क्वेश्चन को भी। द थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की थ्योरी दी गई है थॉर्नडाइक के द्वारा, उसको हम क्या और बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपको बताना है। सिमिलैरिटी प्रिंसिपल बोलते हैं, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स बोलते हैं, थ्योरी ऑफ फॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। ओके, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो सोच समझकर जवाब दीजिएगा। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आता होगा।
तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। इसको थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स भी बोला जाता है, थॉर्नडाइक की थ्योरी को। थोड़ा सा जस्ट बता देती हूँ होता क्या है। बेसिकली उन्होंने कहा था कि जो प्रीवियस लर्निंग होती है, यानी कि जो आपका पहले का अधिगम होता है, वो आपके नए अधिगम को कब तक प्रभावित करेगा, मतलब कब तक आसान करेगा, अगर उसमें और पहले वाले अधिगम में जो है सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स हो, एक जैसे तत्व हो, तभी जो है वो ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा। तो ये बोला था थॉर्नडाइक ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉ ऑफ हेरिडिटी। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा हेरिडिटी का लॉ नहीं है, ठीक है। देखो हेरिडिटी के कुछ लॉ होते हैं, आई थिंक गाल्टन ने दिए थे, नोट रिमेंबर एग्जैक्टली बट आई थिंक गाल्टन, ठीक है। तो अब ये बताओ कि इनमें से कौन सा लॉ ऑफ हेरिडिटी नहीं है, ये आपको बताना है। तो सिमिलैरिटी का लॉ, वेरिएशन का लॉ, रिग्रेशन का लॉ या फिर मोटिवेशन का लॉ। देखो वंशानुक्रम की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि हेरिडिटी फैक्टर की बात हो रही है, तो ध्यान से क्वेश्चन को करना। सिमिलैरिटी हो सकती है, अगर ट्विन्स हैं तो उनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटी हो सकती है, ट्विन्स नहीं है तो वेरिएशंस भी आ सकते हैं। पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वेरिएशंस आते हैं। मैं आपसे अलग हूं, आप मुझसे अलग हैं, तो ये वेरिएशन आते हैं बिकॉज ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि हमारे अंदर जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनके जो जीन्स जाते हैं, हमारे पेरेंट्स के जीन्स जाते हैं, तो उस आधार पर जो है सारी दुनिया एक दूसरे से अलग हो जाए, सारी दुनिया के लोग एक दूसरे से अलग हैं, तो वेरिएशन का लॉ होगा। उसके बाद आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? देखिए रिग्रेशन का मतलब है कि आपके अंदर कुछ ट्रेट तो आते हैं आपके पेरेंट्स से, यानी कि आपके फादर और मदर से, और कुछ ट्रेट आपके अंदर आपके एंसेस्टर से आ सकते हैं, जो आपके पूर्वज हैं उनसे आ सकते हैं। हो सकता है आपके परदादा या परदादा के भी दादा जो हैं उनकी आंखें नीली रही हो, तो आपकी आंखें भी अब नीली आई हो, लेकिन आपके मम्मी पापा की आंखें नीली नहीं है, दादा की आंखें नीली नहीं है, तो हो सकता है कि आपकी हो सकती है। तो पूर्वजों के भी कुछ गुण, हमारे ट्रेट्स हमारे अंदर आ जाते हैं, ये है लॉ ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी ठीक होगा, ये भी होगा। लेकिन जो मोटिवेशन है वो एक्सटर्नल फैक्टर है, उसका हेरिडिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द एज ऑफ डैश द विजुअल एंड ऑडिटरी सेंस डेवलपमेंट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो भाई इनमें से कोई एक है, एज पीरियड है, उस तक आते आते बच्चे की तो दृष्टि और श्रवण इंद्रियां हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं, ये आपको बताना है क्विज में। मतलब 3 से 4 साल तक के बच्चे में, 6 से 7 साल तक के बच्चे तक, या फिर 8 से 9 साल तक के बच्चे तक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आपका जो भी ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। वैसे ये क्वेश्चन आप ढूंढेंगे तो आपको एग्जैक्ट कहीं मिलेगा नहीं, मतलब डाउटफुल है थोड़ा सा बी और सी में, मैं भी थोड़ा श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। हो तो जाती है, देखो डेवलप होना स्टार्ट तो बहुत पहले से हो जाती है, जब इन्फेंट होता है बच्चा तब से डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है विजुअल और ऑडिटरी सेंस का। लेकिन ये कंप्लीट का क्वेश्चन पूछा है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है कब तक, तो मतलब मैं खुद इसमें डाउटफुल हूँ थोड़ी सी कि 6 to 7 ईयर्स तक हो गया है, 8 to 9 ईयर्स तक होगा। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे भी इस चीज में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो इनका एग्जैक्ट आंसर कहीं मिलता नहीं है, मैंने भी एग्जैक्ट कहीं पढ़ा नहीं है, तो आप लोग भी एक बार सर्च करना। वैसे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 से 9 साल तक के बच्चे के अंदर ऑडिटरी और विजुअल सेंस जो है वो डेवलप हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन दिस स्टेज द चिल्ड्रन डेवलप ग्रेट लव ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड वेंडरिंग, ठीक है। मतलब घूमने की और खोज करने की प्रवृत्ति जो है बहुत बढ़ जाती है, उनको एकदम से प्यार हो जाता है इन चीजों से कि घूमना फिरना और मतलब कुछ ना कुछ खोज करने की जो प्रवृत्ति है। तो बताइए ये कौन सी एज है? तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। तो देखिए इन्फेंसी होती है, लेट चाइल्डहुड होता है, या फिर आपका एडोलेसेंस होता है, या फिर मैच्योरिटी होती है। बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो देखिए शैशवावस्था तो होगी नहीं, है ना, इन्फेंसी तो होगा ही नहीं, वो बच्चा इतना कैपेबल होता ही नहीं है कि वो एक्सप्लोर करे और वेंडर कर सके। और किशोर अवस्था और मैच्योरिटी, देखो मैच्योरिटी नहीं आएगा इसका आंसर, ठीक है, मैच्योरिटी नहीं आएगा इसका अंदर। जब बच्चा बिल्कुल मैच्योर हो जाता है तब तो और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चीजों में इंसान चला जाता है, एक्सप्लोर और वेंडर करना उसका बेसिकली वो नहीं रह जाता है। अब देखो यहाँ भी एक्सेप्शंस हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कोई भी इंसान नहीं करता है, लेकिन अगर हम एक जनरल चीज मानकर चले, ठीक है, तो हमें जनरल चीजों के हिसाब से देखना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। लेट चाइल्डहुड में जो बच्चा होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर करने की इसमें इच्छा होती है, उसको इधर उधर घूमना बहुत पसंद होता है, ठीक है, मम्मी पापा का कहीं जाते हैं तो मुझे भी साथ जाना है, बहुत एक्साइटमेंट में होता है वो बच्चा, और कहीं ना कोई एक्सप्लोरिंग नेचर होता है, बहुत क्वेश्चन भी करता है। तो ये होती है लेट चाइल्डहुड। एडोलेसेंस में तो कुछ अपनी टेंशन बढ़ जाती है, करियर की टेंशन, ये टेंशन वो टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, तो इस एज में ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड मोटिव, ठीक है, मतलब अर्जित प्रेरक का कौन सा उदाहरण होगा ये आपको बताना है। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, तो हंगर है, रिवॉर्ड है, इंटरेस्ट है, या फिर रेस्ट या फिर विश्राम, ठीक है, जो एक्वायर किया जाता है, ठीक है, वो अंदर से नहीं आता है लेकिन आप अर्जित करते हैं उस चीज को। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखो भूख तो होगी नहीं, वो तो अंदर से ही आती है। रेस्ट भी जब आप थक जाते हैं अपने अंदर से ही आपको आता है कि नहीं भाई रेस्ट करना है। अगर आप लगातार बहुत पूरा दिन काम करते हैं बिना खाए पिए तो फिर आपको रेस्ट की जरूरत होती है। तो ये दोनों चीजें तो अंदर से ही आती है। अब देखो रुचि हो गई और पुरस्कार हो गई, इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरस्कार, ठीक है। रिवॉर्ड जो है आपका एक्वायर्ड मोटिव है, मतलब उसके लिए अगर आप काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बाहरी है, अर्जित है, ठीक है, आपको अर्जित करना पड़ेगा उस प्रेरक को, इसीलिए आप उसकी तरफ आप भागते हैं एक तरह से। मतलब मोटिव्स होते क्या है, आप अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो ये उसका एक रीजन हो सकते हैं, ठीक है, तो आप रिवॉर्ड के लिए कुछ करना चाह सकते हैं तो एक्वायर करने वाला एक मोटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मोटिवेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो अभिप्रेरणा जो है वर्णित होती है किसके द्वारा, आपको ये बताना है। इसमें आपके सामने ऑप्शन है कॉग्निटिव अराउजल, अफेक्टिव अराउजल, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ दिस। तो इनमें से जो भी आपको लगता है वो आप मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आंसर क्या होगा। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2, दोनों ही होंगे। देखो अफेक्टिव अराउजल तो आप समझ गए, दिस इज रिलेटेड टू इमोशंस, ठीक है, इमोशंस को भी हम अफेक्टिव डोमेन जो आता है ये इसके अंदर आता है। लेकिन ये कॉग्निटिव अराउजल क्या होता है, इट इज बेसिकली अबाउट थिंकिंग एंड मेंटल स्टिमुलेशन, और कहीं ना कहीं इसका भी रोल होता है मोटिवेशन में। यहाँ पे ये वो स्टेट होती है जहां पर हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम डिस्कवर करना चाहते हैं चीजों को, है ना, इंटरेस्टिंग चीजों को जानना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप करती है, और कहीं ना कहीं इससे आप मोटिवेट भी होते हैं। तो दोनों ही इसके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही होंगे, आई मीन 1 and 2 दोनों ही होंगे, ठीक है। तो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक इट, और अपना जो भी स्कोर रहता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।